डॉन हैं। आप अगर नहीं कुछ करोगे तो फिर एक एक की खबर ले लेंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, शर्मा जी का नाम मत खराब करिए। क्या बात है भैया, हमारे बहुत प्रेम दिए। ये यहाँ मुझे लग रहा है कि अब लोगों में थोड़ी सी जान आई है। चाय पानी वगैरह ये लोग नहीं दिए होंगे तो हम आपको देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, हमारा वेतनमान ये आप लोगों की तालियां हैं। शर्मा जी और तोषेश भैया ने कहा था कि आप आएंगे तो यहाँ के लोग आपकी बात शुरू होने से पहले ही तालियां बजाएंगे, और हमारी तो बात ख़त्म भी हो गई और पता नहीं चला कि कोई यहाँ है। तो अब जो रचना मैं पढ़ने जा रही हूँ, गीतिका पढ़ रही हूँ और आप लोगों का साथ चाहूँगी, तो गीतिका जो है और भी रसमयी हो जाएगी आपके लिए भी, और मुझे भी पढ़ने में आनंद आएगा। बड़ी प्रसिद्ध रचना है। तो गीतिका देखिए, प्रथम पंक्तियाँ देखिए, प्रारंभ। फूल पंखुड़ी तितली भंवरे मिलने आते रहते हैं, फूल पंखुड़ी तितली भंवरे मिलने आते रहते हैं, मेरे मन के द्वारे पर तो कल कल झरने झरते हैं, मेरे मन के द्वारे पर तो कल कल झरने झरते हैं, और अलसाई सी सुबह धुंध में चादर ओढ़े आती है। गांव का दृश्य है इन दिनों। अलसाई सी सुबह धुंध में चादर ओढ़े आती है, भोर उनिंदी सी पलकों पे स्वप्न सुहाने सजते हैं, भोर उनिंदी सी आँखों में स्वप्न सुहाने सजते हैं, और पर्वत पर्वत झरने झरने दौड़ लगाऊं मैं प्रियतम, पर्वत पर्वत झरने झरने दौड़ लगाऊं मैं प्रियतम, मेरे मन के नभचर थलचर तेरी बातें करते हैं, मेरे मन के नभचर थलचर तेरी बातें करते हैं, और चार दिशाओं आठ याम में तेरी ही छवि छाई है, चार दिशाओं आठ याम में तेरी ही छवि छाई है, मन की माला के सब मन के नाम तुम्हारा जपते हैं, मन की माला के सब मन के नाम तुम्हारा जपते हैं। और विराम पंक्तियां देखिए कि इस दुनिया के रंग निराले, कभी काली माँ धनक कभी, इस दुनिया के रंग निराले, कभी काली माँ धनक कभी, जीव खिलौने बनकर निस दिन आते जाते रहते हैं, जीव खिलौने बनकर निस दिन आते जाते रहते हैं। और कुछ दोहे देखिए कि मति मति के फेर से उपजे नए विवाद, उससे मीठे सच भले दे सुंदर प्रतिसाद, उससे मीठे सच भले दे सुंदर प्रतिसाद, और सबको ही फल पेड़ दे करता कहाँ दुराव, सबको ही फल पेड़ दे करता कहाँ दुराव, और लकड़ी काटन जो गया वो भी पाए छाँव, लकड़ी काटन जो गया वो भी पाए छाँव, और कितने पैर पखारती और बहाती नीर, फिर भी सूनापन लिए है सरिता का तीर, कितने पैर पखारती और बहाती नीर, फिर भी सूनापन लिए है सरिता का तीर, और पोर पोर पीड़ा सहे रहे थकन से चूर, पोर पोर पीड़ा सहे रहे थकन से चूर, असली सालिग्राम है धरती का मजदूर, असली सालिग्राम है धरती का मजदूर। और देखिए कि रंकों की दरबार ने सुनी कहाँ फरियाद,
रंकों की दरबार ने सुनी कहाँ फरियाद, सदियों ने सदियों रखा बस राजा को याद, सदियों ने सदियों रखा बस राजा को याद। और माँ को याद करती हूँ कि आंगन था सुरभित सदा जब थी मैया पास, आंगन था सुरभित सदा जब थी मैया पास, अब दहरी दीपक नहीं सून भैलबा माथ, अब दहरी दीपक नहीं सून भैलबा माथ। और माँ बच्चे को कैसे याद करती है कि फैली मधुरिम सी छटा बहुत दिनों के बाद, फैली मधुरिम सी छटा बहुत दिनों के बाद, जब भी मुझको आ गया नन्हा बेटा याद, जब भी मुझको आ गया नन्हा बेटा याद। और इसी परिपाटी में दोहा देखिए कि छोटे छोटे कण यहाँ योगी से है मौन, छोटे छोटे कण यहाँ योगी से है मौन, चमत्कार के स्रोत सम नीलम है ये कौन, चमत्कार के स्रोत सम नीलम है ये कौन। और एक और दोहा देखिए कि कुछ एक अलग सा हट के सुनाना चाहती थी। जब से हम हैं चल पड़े, जब से हम हैं चल पड़े जोग प्रेम की राह, जब से हम हैं चल पड़े जोग प्रेम की राह, पंथ निराला हो गया बाढ़न लागी चाह, पंथ निराला हो गया बाढ़न लागी चाह। और एक बात देखिए कि इन दिनों के परिवेश की कि उनकी करनी सब भली, उनकी करनी सब भली हम करते तो खोट, तुम्ही केलं तर कायदा आम्ही केलं तर गुन्हा उनकी करनी सब भली हम करते तो खोट, और उनके शब्द कलंदरी हम कहते तो छोट, उनके शब्द कलंदरी हम कहते तो छोट। और भूल से भी मत करो, भूले से भी मत कहो अपने मन की बात, लोग हंसी करते यहाँ देते हैं आघात, लोग हंसी करते यहाँ देते हैं आघात। और मजदूरों की ही एक व्यथा है कि बहुत थक जाते हैं और चाय की एक चुस्की लेकर फिर काम पर लग जाते हैं। थकी देह और मन थका, थकी देह और मन थका कहीं भी कुछ ना भाए, एक सखी तब संग रहे मेरी फीकी चाय, एक सखी तब संग है मेरी फीकी चाय। और चलते चलते जब थकूं तनिक कहीं सुस्ताऊं, पीकर फीकी चाय में आगे को बढ़ जाऊं। वैसे ये चाय की पंक्तियां सुनाने का तात्पर्य है कि कवियों को चाय अच्छी लगती है और यहाँ होनी चाहिए। और जीवन में जब संग रहे, जीवन में जब संग रहे कागज कलम व चाय, है ना अश्विनी जी, जीवन में जब संग रहे कागज कलम व चाय, मन बाउर गाता फिरे मौसम भी उलसाए, मन बाउर गाता फिरे मौसम भी उलसाए। और एक कैफे डे के दृश्य देखिए, हम तुम दोनों, हम तुम घंटों संग रहें, हम तुम घंटों संग रहें, लिए हाथ में चाय, लिए हाथ में चाय, सबसे सस्ती यही पड़ती है ना। तो हम तुम घंटों संग रहें लिए हाथ में चाय, मौन रहे तुम मौन में प्याली ले बतियाए, मौन रहूं मैं मौन तुम प्याली ले बतियाए। और एक गीत सुनाकर विराम लेती हूँ।
आइए आप लोगों को एक ऐसे गांव में ले चलती हूँ जहाँ सभी जाते हैं कभी ना कभी और उससे उबरने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाश्वत गांव वही है, वो है पीड़ा का गांव। क्योंकि सुख आता है चला जाता है लेकिन दुख शाश्वत है, तो इसलिए आपको पीड़ा के गांव ले चलती हूँ। आस बांधे स्वप्न चले, आस बांधे स्वप्न चले, दबे दबे पाँव, पीड़ा के गांव अजी पीड़ा के गांव, पीड़ा के गांव अजी पीड़ा के गांव। और रंग रंग फूल खिले, राह में बबूल मिले, रंग रंग फूल खिले, राह में बबूल मिले, सुबह आई धूप लिए, सांझ ढले छाँव, पीड़ा के गांव अजी पीड़ा के गांव। और नदी बहे नीर लिए, पर्वत की पीर लिए, टेढ़े मेढ़े तीर संग सिंधु का जुड़ाव, पीड़ा के गांव अजी पीड़ा के गांव। और हाट सजे राह बढ़े, घूमे जब चाक चढ़े, माटी कुम्हार गढ़े, छेद से रिसाव, पीड़ा के गांव अजी पीड़ा के गांव, पीड़ा के गांव अजी पीड़ा के गांव। और तितली सा मन उड़े, तितली सा मन उड़े, खुशबू ले संग जुड़े, भ्रमरों संग डार हिले, पवन का बहाव, पीड़ा के गांव अजी पीड़ा के गांव, पीड़ा के गांव अजी पीड़ा के गांव। और सुधियों की बेला में पल हुआ अकेला रे, कसक उठे यौवन में खोजता ठहराव, पीड़ा के गांव अजी पीड़ा के गांव, पीड़ा के गांव अजी पीड़ा के गांव। आस बांधे स्वप्न चले, दबे दबे पाँव, पीड़ा के गांव अजी पीड़ा के गांव। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू में तो आप लोग बिल्कुल मूर्तिवत थे, लेकिन फिर आपने बहुत बढ़िया साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलिमा जी ने बिल्कुल समा बांध दिया। बहुत ही सुंदर रचनाएं, चाहे गीत हो, चाहे गीतिका हो या दोहे हो, उन्होंने सभी श्रोताओं के दिल में एक जगह बनाई और सभी श्रोता जो बिल्कुल उदास और गुमसुम बैठे थे उनके अंदर एक चेतना जागृत कर दी। तो मेरे लिए काम थोड़ा आसान हो गया। मैं एक बार और विनती करना चाहता हूँ, शायद उनका दिल पिघल जाए। संतोष पांडे जी अगर पढ़ना चाहे तो कोई रचना अपनी प्रस्तुत करना चाहते हैं सर, तो मैं उनको बाइज्जत इस मंच पर आमंत्रित करता हूं और मैं चाहता हूं कि अपनी कोई भी एक जो ऐसी रचना जो उनके दिल के करीब हो वो आप सबके सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय संतोष पांडे जी आपके सामने, और मैं आप दोनों के बीच से हटता हूं। पत्रकार एकता फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तोषित शुक्ल जी, और हमारे विशेष अतिथि आर्यन यादव जी और यशपाल शर्मा जी के इस आयोजन में मेरा यह परिवार इसलिए कह रहा हूँ कि आपने माशुकाओं के साथ देखा होगा कवि सम्मेलन, परंतु मैं अपने परिवार में हूँ और यह पत्रकार एकता फाउंडेशन परिवार जो है, उस परिवार में मेरी बहन आप लोगों को जो गीत सुनाई, मुझे बड़ा ही सोच समझ के कहना पड़ रहा है, परंतु
मैं अपनी लाइनें शुरू करता हूँ जिससे आप समझें कि अपना बनाकर अपनों ने नश्तर चुभो दिया। एक परिवार है, रो रहा हूँ कि अपना बनाकर अपनों ने नश्तर चुभो दिया और हंसने की आरज़ू में दिल चुपके से रो दिया। जब भी मेरा ज़नून गम आया शबाब पर, अपने लहू से अपना ही दामन भिगो दिया, अपने लहू से अपना। साथियों, मैंने आनंद मठ एक किताब थी, बहुत पहले मैं कक्षा 6वीं में था तब पढ़ा था। आनंद मठ क्रांतिकारियों की कहानी थी। उसमें भी एक महिला थी और एक पुरुष थे, लेकिन वो भाई बहन नहीं थे, परंतु उन्होंने भाई बहन से भी ऊपर का दर्जा उसमें प्राप्त किया और हमारे देश की इस स्वतंत्रता के लिए उन क्रांतिकारियों की कहानी से ही आरएसएस बढ़ा। और जाहिर सी बात है कि पत्रकार होने के नाते और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकारों से मैं कहता हूँ कि पुनः रामचंद्र जी का जो आगमन हो रहा है, यह हम परिवारों का आगमन हो रहा है। और हमारे परिवार मंच पर जब बैठकर बोलेंगे तब यह समाज समझेगा कि समाज ऐसा ही नहीं था, समाज को बनाया गया था और वो बनावटी चोला उतार कर अब हम मंच से समाज ले चल रहे हैं। जो श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ तो मैं कहता हूँ जय जयकार किए सब चलना, जय जयकार किए सब चलना और सबको न ऊंच न नीच न जात न पात, सबको प्यार किए सब चलना और सब में हो आदर्श राम का, ऐसी नीत लिए सब चलना, जय जयकार किए सब चलना, सबको प्यार किए सब चलना। संबंधों की आड़ में संबंध की ढाल लेकर, पिछली बार भी ये सुनाया था, फिर सुना था। यशपाल जी जहाँ से रगड़ रहे हैं कि वतन की रेत रगड़ने दे दिया मुझको, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। यशपाल शर्मा रगड़ रहे हैं परंतु लोग समझ के भी अनजान बन रहे हैं। और आज यह पत्रकार एकता फाउंडेशन आपको विश्वास दिलाती है कि आप यहाँ जो 10 लोग हैं, यही आने वाले कल में लोगों को यह एतराज करा देंगे, यह दिखा देंगे, यह समझा देंगे कि पत्रकार एकता फाउंडेशन उसके नाम से ही जानी जाती है। और आगे जो कृत्य होगी, जो काम होगा, वह पारिवारिक काम होगा और उस परिवार में जो उन्नति होगी वो आपकी, हमारी, हम सबकी उन्नति होगी। हमारी उन्नति से लोग जलने लगेंगे और जलते जलते फिर समाहित होंगे और समाहित होकर फिर यह परिवार संपन्न हो जाएगा। यह जो मानसिकता है, यह मानसिकता की लड़ाई है। मुझसे तो अभी मैं जब आ रहा था तो रास्ते में कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई एक पत्रकार एकता फाउंडेशन है, उनके कार्यक्रम में जा रहा हूँ। कहे कहाँ? कितने लोग? 10-15 लोग होंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? कहे मेढक तौलने जा रहे हो। मेढक तौलने जा रहे हो, क्या देखोगे? 8-10 लोग होंगे। मैंने कहा वो 8-10 हज़ार को नेतृत्व करते हैं और एक आदमी आप अकेले 10,000 लोगों को नेतृत्व करते हो। आज 10,000 लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूँ। अपना बनाकर अपनों ने नश्तर चुभो दिया और हंसने की आरज़ू में दिल चुपके से रो दिया। और जब भी मेरा जन्म निगम आया शबाब पर, अपने लहू से अपना ही दामन भिगो दिया और संबंधों के आड़ में संबंध की डाल लेकर एक शत्रु, सभी नहीं कोई एक है, एक शत्रु मेरा कई चाल चल रहा। यह पत्रकारिता दिवस मैं बाल शास्त्री जाम्भेकर जी को देखकर सोच रहा हूँ। हमने उनको सोचकर मनाया
पर हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, अगड़म बगड़म सब सोच के कहाँ लोग परेशान। पत्रकारिता एक मिशन है, पत्रकारिता एक विचार है। आज पुलिस केस करती है, केस में लिख देती है पत्रकारानी खंडनी के लिए। अरे वो खंडनी खोर है, उसको पत्रकार कैसे लिखते हो? एक्चुअल फिजिकली अगर देखिए, पत्रकार एक मिशन है, पत्रकार एक विचार है। एक आदमी में कई विचार हो सकते हैं, वो जिस विचार से काम किया है उसको उस विचार में रजिस्टर करो। मैं अभी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि रश्मि शुक्ला जी बिजी हुई। मैं अगले हफ्ते उनसे मिलने जा रहा हूं और मैं ये बात उठाऊंगा कि मैडम प्लीज ये पत्रकार के साथ जो खंडनी लिख देते हो, वो तमाम चीज लिख देते हो, ये नहीं। पत्रकार एक अलग चीज है, उसके कर्म से वो दूषित हो जाता है, परंतु पत्रकार दूषित नहीं है। आप पत्रकार का नाम जब लिस्ट में लिखते हो ना, तो गलत लिखते हो। ये मैं मिशन फाउंडेशन की तरफ से कौशिक जी भी साथ में रहेंगे, करने जा रहा हूँ अगले हफ्ते में ये काम पूरा। उसमें यादव जी भी अगर साथ दे देंगे तो धन्यवाद। तो मैं सुना रहा था कि संबंधों की आड़ में संबंध की ढाल लेकर एक शत्रु मेरा कई चाल चल रहा है, और संबंध उसके हैं उनसे जो मेरे अजीज हैं, उन्हीं को बहकाकर मुझी पे तलवार कस रहा है, और मासूमियत के पीछे खौफनाक इरादे लेकर मेहमा मेरा वो बनकर मुझी को डस रहा है। यारों किसे कहूँ मैं राज़ाए जिंदगी की, कि संतोष को खुले आऊँ। तेरा नाम ही मेरे बाप ने, मेरे माँ ने संतोष रखा। मैं जन्म हुआ तो मेरा नाम संतोष रख दिया गया। मैं सोचता रहा, तमाम उम्र तक सोचा। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद माँ बाप मेरे समझे कि संतोष हो गया, संतोष हो गया। तो संतोष मेरे स्वभाव में भी, तो संतोष को खुलेआम वो हलाल कर रहा है, और मुझको नहीं है गम की कई चाल चल गया हो। कुसुम बहन, मुझको नहीं है गम कि कई चाल चल गया हो, गम ये है अब भजना। तो साथियों, मैं कविता पढ़ने नहीं आया था, परंतु ये दिल में बात रही कि हम कुछ करें, और उपस्थित सभी लोगों से मैं अनुयायी निवेदन करता हूँ कि बस इतने भी अगर यशपाल के साथ रह गए तो भी यह कारवां कहाँ पहुँचेगा, यह अगले 6 महीने में आप लोग देख लेंगे। यशपाल के साथ कम से कम इतने भी अगर रह गए तो हम यह फाउंडेशन लेके बहुत आगे निकलने वाले हैं। जय माँ भारती। कविताओं, गजलों, गीतों के बाद एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य सुनने को मिला और दिल बाग बाग हो गया। संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचार सुनकर बहुत ही आगे बात मिल जाते हैं लोग बाहर के हैं। और मैं चाहता हूं कि सिलसिला थोड़ा बना रहे, क्योंकि मान लीजिए स्वागत है संतोष जी का, अभिनंदन, स्वागत। बहुत सुंदर वक्तव्य और बहुत सुंदर उनके विचार। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सिलसिला बरकरार रहे। मैं संचालक के साथ साथ एक शायर भी हूं, कुछ शेर और एक गजल पेश करूंगा। ये घर की ही महफिल है, आप सब मित्र हैं। तो ये मतलब यूं हुआ कि मैं शायर हूँ, थोड़ा शायराना मिजाज की बातें करूंगा, आशिकी की बात करूंगा जी। तो मतलब यूं हुआ नीलिमा जी कि तुमसे मिलकर एक खुमारी रहती है, तुमसे मिलकर एक खुमारी रहती है, वरना तबीयत भारी भारी रहती है। तुमसे मिलकर एक खुमारी रहती है, वरना तबीयत भारी भारी रहती है। और आप दोनों को समर्पित कर दो कि तुम आसान समझते हो और सुना, तुम आसान समझते हो और
औरत हो ना, पूरे घर की जिम्मेदारी रहती है। तुम आसान समझते हो औरत हो ना, पूरे घर की जिम्मेदारी रहती है। और एक विचार ये भी है कि सोते वक्त भी घर आवाज सुनूं तेरी, सोते वक्त भी घर आवाज सुनूं तेरी, नींद में चलने की तैयारी रहती है। सोते वक्त भी घर आवाज सुनूं तेरी, नींद में चलने की तैयारी रहती है। और एक गजल पेश करूंगा, उसके बाद कुसुम जी को आमंत्रित करेंगे कि घर किसी से कभी हुआ होता, आप सब पत्रकार हैं और साफ हृदय के व्यक्ति हैं, सबको हुआ होता, मुझे तो हुआ है। घर किसी से कभी हुआ होता, लुत्फ इश्क आपको पता होता। घर किसी से कभी हुआ होता, लुत्फ इश्क आपको पता होता। और गलतियां कर रहा हूँ आए दिन, गलतियां कर रहा हूँ आए दिन, घर न करता तो देवता होता। गलतियां कर रहा हूँ आए दिन, घर न करता तो देवता होता। और एक कल्पना ये भी देखिए कि इश्क होता अगर सिलेबस में, कहीं होता नहीं है, हालांकि कल्पना है, इश्क होता अगर सिलेबस में, मैं भी मेरिट में आ गया होता। इश्क होता अगर सिलेबस में, मैं भी मेरिट में आ गया होता। और एक दिन में कई मुलाकातें, सौंदर्य रस है तो आप लोग जल्दी समझेंगे, ये लोग बात में समझ लेंगे। इश्क होता अगर सिलेबस में, मैं भी मेरिट में आ गया होता। एक दिन में कई मुलाकातें, काश मैं तेरा आईना होता। एक दिन में कई मुलाकातें, काश मैं तेरा आईना होता। और ये आखिरी शेर है कि तुम वफा कर न पाए तो बेबस, तुम वफा कर न पाए तो बेबस, और मैं न करता तो बेवफा होता। तुम वफा कर न पाए तो बेबस, और मैं न करता तो बेवफा होता। और एक बार बेहद मांग पर मैं फिर से, जिन्होंने इसका आगाज़ किया था, उनके आगाज़ करने से ही ये सफलता की ओर जा रहा है, उनको दोबारा आमंत्रित करना चाहता हूँ, आदरणीय श्रीमती कुसुम तिवारी जी को। लेकिन उससे पहले एक शेर है, उसको दिमाग में रखिएगा और इनकी रचना के बाद अप्लाई भी करिएगा कि दाद तो आज भी हर शेर पे मिल सकती है, दाद तो आज भी हर शेर पे मिल सकती है, सुनने वालों को अगर चाय पिला दी जाए। तो यशपाल जी ये काम देख रहे हैं और मैं कुसुम जी को आमंत्रित करता हूं कि रचना पाठ करें। खड़े होकर ही पढ़ेंगे। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। आइए जाओ। हाँ कैसी हाँ है ना, लाइव करेंगे ये इनका भी फेसबुक से लाइव हुआ था। फेसबुक बताओ ना मेरा हेलो, तो मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हुई एक रचना आप लोगों को सुना रही हूँ। हम लोग सोशल मीडिया में अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद दोस्ती पड़ती है। फिर कभी कुछ मनमुटाव होने के बाद हम उसको अनफ्रेंड कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, और रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाता है। तो उसी को लेकर कथानक मेरा वही है, उसी को लेकर मैंने एक कविता लिखने की कोशिश की है, जो मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ। रिक्वेस्ट मैंने भेजा वो एक्सेप्ट करते हैं, रिक्वेस्ट मैंने भेजा वो एक्सेप्ट करते हैं, अनफ्रेंड कभी वो मुझे ऐड फ्रेंड करते हैं, अनफ्रेंड कभी वो मुझे ऐड फ्रेंड करते हैं, करते हैं ब्लॉक मुझको और रोते हैं रात भर, करते हैं ब्लॉक मुझको रोते हैं रात भर, मेरी जान इस तरह से मुझे प्यार करते हैं,
मेरी जान इस तरह से मुझे प्यार करते हैं। और कभी कभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि मैसेज भेजा है तो ब्लू टिक आएगा, उसके बाद जवाब आएगा, लेकिन बंदा यहाँ तो ऐसा है कि मोहब्बत नहीं है तो अपनापन जताते क्यों हो, मोहब्बत नहीं है तो अपनापन जताते क्यों हो, भाड़ में जाओ, तो मेरे ख्वाबों में आते क्यों हो। क्या बात है। तो उस पर लिखा है मैंने, देखे बिना संदेश सब डिलीट करते हैं, देखे बिना संदेश सब डिलीट करते हैं, लेते नहीं है कॉल नेट ऑफ करते हैं, करते हैं वेट पहले के वो कॉल मैं करूं, करते हैं वेट पहले के वो कॉल मैं करूं, यूं रूठ रूठ जान मेरी जान लेते हैं, यूं रूठ रूठ जान मेरी जान लेते हैं। और उसके बाद, वादा करो कि तुम न कभी मुझसे रूठोगी। इतना सब कुछ होने के बाद उनका ये प्रॉमिस करवाना कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम कभी नाराज़ मत होना। वादा करो कि तुम न कभी मुझसे रूठोगी, मैं कॉल करूं या न करूं बात करोगी। दीवाना हूँ पागल हूँ मगर हूँ तो तुम्हारा, दीवाना हूँ पागल हूँ मगर हूँ तो तुम्हारा, कह कह के ये जुमला मेरा दिल लूट लेते हैं, कह कह के ये जुमला मेरा दिल लूट लेते हैं, रिक्वेस्ट मैंने भेजा वो एक्सेप्ट करते हैं। बहुत बहुत क्या खूब है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये कार्यक्रम धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य, कुछ विचार अभी शेष हैं। पहले सम्मान होने दीजिए, फोटो खींच लीजिए और उसके बाद चाहे तो मेरा भी सम्मान कर सकते हैं, मैं उपस्थित हूँ। बहुत सुंदर इन्होंने रचनाएं पेश करी कुसुम तिवारी जी ने। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि यशपाल शर्मा जी की ये मेहनत है कि हम सब यहाँ उपस्थित हैं और एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे, कुछ कवि हैं, कुछ शायर हैं, तो एक जैसे पारिवारिक माहौल है। हम समापन की ओर बढ़ रहा है, उससे पहले कुछ लोग शेष हैं, उनके मन में भी कुछ विचार होंगे और अति उत्तम विचार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जितने भी श्रोतागण हैं हमारे लिए वो भी एक सम्माननीय अतिथि के रूप में ही हैं। बस फर्क है कि कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक बराबर है। तो मैं चाहता हूं कि आपके मन में अगर कोई ऐसा विचार हो, उसको आप शेयर करना चाहें मंच पर आकर, तो आप आमंत्रित हैं। कोई अगर आना चाहे तो आ सकता है, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ आपके लिए माइक लेके। जी हाँ, मुझे उम्मीद थी आपको, मेरा नाम ही अश्विनी उम्मीद है। जी हाँ, बहुत सुंदर नाम, कृष्ण मुरारी पांडे जी अब आपके समक्ष होंगे और मैं आप दोनों के बीच से जो दीवार है वो हट रही है, और कृष्ण मुरारी पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। इस पत्रकार एकता फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस व्याख्यान काव्य सम्मेलन में उपस्थित पूरे देश के मशहूर कवित्री और कवियों का मैं आप सब दिल की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ सभी पत्रकार साथियों की ओर से। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा इस मंच के जरिए से यशपाल शर्मा का, क्योंकि मैं पत्रकार जीवन से काफ़ी वर्षों से जुड़ा हूँ, पिछले 10 वर्षों से लगातार पत्रकारिता कर रहा हूँ और सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि भी मैंने प्राप्त की है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं मेरे। लेकिन इस तरह का जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से मैं पहली बार इस तरह के पत्रकार सम्मेलन में विशेष रूप से उपस्थित हूँ। मेरे बहुत सारे साथी यहाँ पर, राजकुमार विश्वकर्मा जी है, साहिद जमाल खान साहब है, पांचोली जी है और हरीश गुजेटी साहब है, राजेंद्र मुरिया, सब्बन हिंदुस्तानी इस वक्त जो बहुत ही चर्चित चैनल है मुंबई का,
तो ऐसे बहुत सारे पत्रकार साथी हैं और पत्रकारों के बीच में अगर इस तरह का काव्य सम्मेलन का आयोजन अगर पत्रकार फाउंडेशन की ओर से होता है तो बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि हमारे जीवन में हमारा जीवन जो होता है पूरे दिन तनाव भरा होता है। हमें हर प्रकार की खबरें करनी पड़ती है, क्राइम की खबरें होती है, पॉलिटिकल खबरें होती है, सोशल खबरें होती है। लेकिन आज जो विशेष दिन है हम सभी पत्रकारों को यहाँ पर, बाकी कुर्सियाँ तो यहाँ पर खाली, मुझे जैसे आपने संतोष जी ने कहा एक बात कही है कि ये 10 लोग हैं 10,000 के बराबर है। निश्चित रूप से जो साथी नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 10,000 के बराबर, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 10 ही लोग 10,000 का नेतृत्व करते हैं और पूरी मुंबई का नेतृत्व करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए मैं धन्यवाद यशपाल शर्मा, विशेष रूप से यहाँ मेरे साथी मौजूद नहीं है, लेकिन इस तरह के आयोजन के लिए हम सभी पत्रकार साथियों की ओर से उनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हम सभी पत्रकार साथियों को यहाँ इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आप सभी ऐसे दिग्गज कवियों को सुनने का हम सभी को मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के मेरे आयोजक यशपाल शर्मा और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यशपाल शर्मा जी एक बार फिर से आ चुके हैं और देखिए हम लोग शायर हैं, कवि हैं, तो हम लोग की रचनाएं, हम लोग कभी उसमें 2 प्रकार की प्रस्तुतियां होती हैं। एक होता है तहत में पढ़ना, जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पढ़ते हैं, और एक होता है गज़ल को या गीत को तरन्नुम में पढ़ना। तो वो तो एक प्रस्तुतिकरण का विषय है, लेकिन हमारे बीच में साक्षात तरन्नुम जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आएँ और अपने विचार रखें। शुक्रिया, मेहरबानी भाई। 2 दिन पहले मैं इस पत्रकार एकता फाउंडेशन से जुड़ी थी, तब से दिल में काफ़ी बातें हैं जो मुझे इनसे कहना है। मैं 2 दिन पहले इनके एक प्रोग्राम में ज्वाइन हुई थी और ये भी प्रोग्राम में मैं सेकंड टाइम ज्वाइन हुई। ज्वाइन होने के बाद में सबसे पहले मुझे ये लगा ना कि इन लोगों के सबसे बड़ा मकसद है ना कि पत्रकारों को एक बना के चलना। आजकल यूट्यूब और पेपर और काफ़ी चीज़ों में ना पत्रकार ना कंपटीशन में लगे हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनका आखिरी टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम आपसे मिली थी तो इनकी जो स्पीच थी वो यही थी, चाहे पत्रकार पेपर वाला हो चाहे यूट्यूब हो, मेहनत दोनों बराबर करते हैं, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, फैसिलिटी दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। इनकी ये आवाज़ मुझे काफ़ी दिल को भाई। और आज इस प्रोग्राम में जितने लोग आप कह रहे हो कि बस 10 लोग हैं, तो मैं यशपाल भाई से ये कंप्लेंट करना चाहूँगी, यशपाल भाई आपने सारे पत्रकारों को इन्फॉर्म नहीं किए। मुझे काफ़ी भाई ये बोल रहे हैं कि अरे मुझे पता ही नहीं कि यशपाल भाई का प्रोग्राम है। और हमारे यहाँ पर गोवंडी शिवाजी नगर के जितने भी पत्रकार हैं माशाल्लाह सब एक आवाज़ में आने वाले मेरे भाई मेरी बहनें हैं और उनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। तो यहाँ पर जो कवि लोग आए हैं आज ये कह रहे हैं कि सिर्फ 10 लोग हैं, नहीं, गलती से यशपाल भाई नेक्स्ट टाइम कोई भी प्रोग्राम रहेगा ना तो आपको जल्दी इनवाइट करेंगे, हम सब मिलकर इनवाइट करेंगे। करता हूँ आप लोगों के सामने आने वाले दिन मैं माफी मांगता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। 4-6 दिन से मैं अकेले दौड़ रहा था, अब अकेला आदमी अगर गलती हो गई तो मैं माफी चाहता हूँ, आपको माफ कर दीजिए। भाई आवाज देते तो सारे एक आवाज में आते। देखिए आवाज हम सब आयुष्मान भाई के साथ है। बस एक सेकंड हेलो भाई, अगला प्रोग्राम जो भी होगा उसमें मैं और मेरे को लाइव देखने वाले जितने लोग हैं, जितने पत्रकार हैं, वो सब आएंगे। हमारे लिए बहुत कम प्रोग्राम होता है, अगर प्रोग्राम होता है तो हम दूसरों के प्रोग्राम में जाते हैं, तो एक एनजीओ प्रोग्राम लेता है, एक नेता लेता है, पर एक पत्रकार के लिए कोई प्रोग्राम होना काफ़ी गर्व की बात है। यशपाल भाई ने जो इस गोवंडी शिवाजी नगर में प्रोग्राम रखा है और हमारे कवि भाई बहन हैं यहाँ पर, हमारे सर हैं यहाँ पर, हमारे
पत्रकार संघ के लोग यहाँ पर आए हैं। अगली बार इंशाल्लाह वो आएंगे तो ये उम्मीद लेके आइए कि ये हॉल भी कम पड़ेगा, इतने पत्रकार यहाँ आपके साथ में ज्वाइन होंगे। बस उम्मीद ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 मीठी बातें लगती है, 1 कप चाय और थोड़ी सी इज्जत, ये हमारी थोड़ी सी फीस होती है, जो अगर लोग हमें देख तो हम हंसते हंसते उनके साथ में कहीं भी खड़े हो जाते हैं, चाहे पुलिस का झगड़ा हो, चाहे लोकल पब्लिक का कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आधी रात में हो। एक पत्रकार की सबसे बड़ी फीस होती है इज्जत, पब्लिक हमें वो दे और आपके ज़रिए जो पत्रकारों की मसला है, प्रॉब्लम्स है, वो हल हो जाए। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग इतने दूर से यहाँ पर आए। मैं पूरी गोवंडी शिवाजी नगर से तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया, मेहरबानी। और यहाँ पर जितने मेरे भाई आए हैं और जितने मेरे भाई लाइव देख रहे हैं, उन सबका धन्यवाद। हेलो, हेलो, शुक्रिया तरुणम, तुम्हारी बातों से हमें बहुत अच्छा लगा। परंतु एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देखिए, आप बच्चों की शादी करते हैं ना, अभी आप लोग बच्चे वाले नहीं हैं, हम लोग तो बच्चे वाले हो गए, बच्चों के बच्चे होने की उम्मीद है आजकल। पत्रकार का सबसे बड़ा धर्म ये होता है कि वह कोई भी चीज़ उसके शहर में हो तो वहाँ वो पहुँचे, उसको इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये एक बात आप लोगों को बता दूँ, किसी पत्रकार को किसी भी जगह जाने के लिए इनविटेशन नहीं लगता। पहली चीज़ ये जान लो। दूसरी चीज़ ये, राज ठाकरे की मीटिंग थी, राज ठाकरे ने वासी में कार्यक्रम किया था और वहाँ पत्रकारों पे बैन लगाया था, खाली मराठी पत्रकार। जाहिर सी बात है, बिंदास गया और घुस के गया और पुलिस से झंझट करके गया और उनकी ये किया। और बाद में वहाँ गया, जब उनकी मीटिंग में गया तो उनको बहुत संयमित, मतलब जो कुछ बोलना था वो बोला उन्होंने, लेकिन इशारे में बोला, फिर नहीं बोला। तो वैसे ही आप लोगों की एक जिज्ञासा जो है ना, उसको हम बल देने आए। मैंने क्या कहा, खाली आप जितने हैं उतना ही साथ दे दो। मैं पूरे ये गोवंडी, ये जो तुम्हारा गोवंडी में ये बना है ना, क्या नाम है, मंडाला, लोगों ने किया था। उत्तर भारतीय एकता करें कि एक पत्रकार कार्यक्रम कर रहा है, उसमें आपको इनविटेशन की ज़रूरत है? कौन सी बिरादरी के हो यार? चलो ठीक है, हम जितने हैं इतने भी अगर आप कायम हो जाओ ना, आज अभी से पत्रकारिता शुरू, तुम अपनी पत्रकारिता करो, हम अपनी पत्रकारिता करते हैं। पत्रकारिता एक मिशन है, एक शुद्ध, मैंने कहा ना कि पुलिस केस बनाते उसमें पत्रकार पहले लिख देती, यही गलती करती है पत्रकारिता। लेकिन मुझे एक चीज़ ये हुआ कि जो यशपाल कहने लगे, मैं क्षमा चाहता। बहुत ही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मतीन जी को दावत देता हूं कि मतीन जी मंच पर आएं और अपने विचार हमसे साझा करें। बिना तुम्हारे महफिल अधूरी लगती है, चले भी आओ कि महफिल अधूरी लगती है। आज मैं मतीन भाई की खासियत बता दूं, ये इलाके के बहुत जाने माने, बहुत बड़ी हस्ती है, समाज सेवक है। यहाँ से लेकर के इनका सिक्का बोलता है उत्तर प्रदेश तक का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी 2 बातें सुनिए, अपने संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति। ये यशपाल भाई का हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनका बड़प्पन है हमको ऐसा बोलने के लिए, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये जो हमारे एकता फाउंडेशन और कवि और हमारे जो पत्रकार एकता फाउंडेशन में आए हुए हैं गोवंडी में, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया है। क्योंकि एक हमारा गोवंडी बम्बई में तो है कि मैं इसलिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, मैं
इनका मैसेज पड़ा हुआ था। मैं अकेले नहीं आया भाई, मैं अपने साथ 2-4 दिन जाएंगे पुनः फिर बन जाएगी। हम ही नहीं लाते ना, हम तो चलते हैं कि चलो भाई हम तो अकेले चले जाती और चुपचाप निकल लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी यशपाल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पूरी ऊपर वाले ने अगर ये मौका दिया तो जिला फतेहपुर की एकता फाउंडेशन मुंबई में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी जाना जाता है। ये याद रखिए यशपाल जी। मैं सारे आए हुए मेहमानों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत सुंदर विचार। और इसके बाद एक रिक्वेस्ट मेरी आई है कि राजकुमार जी मंच पर आए और अपने विचार साझा करें। राजकुमार विश्वकर्मा, बहुत ही सुंदर नाम है विश्वकर्मा, जो कि एक शिल्पकार देवता के रूप में जाने जाते हैं। एक शेर पढ़ दीजिए उनकी। तो सबसे पहले तशरीफ लाना था, जमाना क्या कहेगा, शम्मा परवानों के बाद आएगा। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे अब आपकी शायरी पे मुझे इमरान प्रताप गढ़ी की शेर याद आ गई, क्योंकि संतोष पांडे जी का हमारा जो जान पहचान है, उत्तर प्रदेशी महासंघ उन्होंने नाम लिया योगेश दुबे जी का। उस समय से लेकर आज राष्ट्रीय एकता संघ जी के माध्यम से हम समाज सेवा करते रहे कि अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते। क्या बात है भाई। अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, बहुत से उत्तर ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। मेरी ख्वाहिश है कि आप सबको चांद तारे लाकर दे दूं, मगर चादर से बाहर पाँव फैलाए नहीं जाते, चादर से बाहर पाँव फैलाए नहीं जाते। मैं चाहूँगा एक ताली एक बार यशपाल शर्मा जी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने एक प्रयास किया है। बहुत बढ़िया भाई लोग, बहुत बढ़िया। देखिए धन्यवाद करें भी। मैं चाहूँगा एक बार फिर जोरदार तालियों से यशपाल शर्मा जी का। और नीलिमा पांडे जी का भी मेरा शायद दूसरी मुलाकात है। उसके पहले यशपाल शर्मा जी के माध्यम से शायद हम लोग कांदिवली बोरिल भी कहीं मिले थे, दहीसर में। अच्छा, दहीसर में भैया। तो वास्तव में मैं कोई मतलब देखिए राजनेता नहीं हूँ, न मुझे बोलने आता है, लेकिन मैं संतोष पांडे जी, हमारी तिवारी मैडम, सारे के सारे आप लोग का नाम नहीं जानता हूँ। वास्तव में आज आप लोगों ने आकर जो पत्रकारों को हौसला अफजाई किया है, पांडे जी स्वयं एक पत्रकार हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मंच के हमारे सामने एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, और उन्हें एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे दिल में लगी कि मैं 10,000 के बीच में बोलने वाला एक वक्ता हूँ, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ एक पत्रकार 1,000 से कम की ताकत या सलाहियत नहीं रखता है। एक जाहिर तौर पर हमारे मुरारी पांडे जी, हरीश गुजियाडी जी, सब्बन हिंदुस्तानी, राजस मौर्या जी, वो दूर दराज बैठे हुए सबसे मेरे सीनियर पवित्र समय के प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, सारे के सारे लोग यहाँ पर बहुत सारे मित्र हमारे हैं। और मेरे ये देख सकते हैं कि सबसे जो इनके स्तर जो बैठे हुए सबके चेहरे पे जो रौनक साफ तौर पर दिखी जा रही है। ऐसे ही हमारे यस9 के संपादक शकील भाई जी, मैं आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं, और ख़ासकर इस्तकबाल में करता हूं यशपाल शर्मा जी का। यशपाल शर्मा जी, बिल्कुल आप संख्या कितनी है इसकी परवाह मत करिए, आप संघर्ष करिए, हम सब आपके पीछे खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप आकर अपने विचार हमारे सामने रखे आपने। और अब इसके बाद अभी एक सत्र हमारा ये भी था कि जितने पत्रकार हैं उनका नाम घोषित किया जाएगा और उनको एक एक करके सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो हिस्सा है ये हमारे यशपाल शर्मा जी प्रायोजित करेंगे। सबसे पहले मुकेश पांचोली जी को बुलाता हूँ, आइए मंच पर अपना वो सर्टिफिकेट और अपना क्या बोलते हैं पुष्प कुछ लेकर के शुरू करें। मंच के माध्यम से मैं आपको ये कहना बड़ा मुझे मतलब मेरे कर दिया मैं मेरे बुलाने पे आप निमंत्रण पर आए। आप सभी भाइयों का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात, मंच में बैठे जितने हमारे वरिष्ठ जन हैं, सम्मान मिले आदरणीय लोग हैं, सबका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। सबसे बड़ी बात तो हमारी नीलिमा पांडे जी नोएडा में थी
लोग हजार लाखों के कार्यक्रम के लिए 10-50 हज़ार बर्बाद करते होंगे। नोएडा से फ्लाइट पकड़ के रात भर का सफ़र करके 15 लोगों के 20 लोगों के बीच के कार्यक्रम में आए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए कि फिर कोई पत्रकार के लिए ऐसा दिल खोल करके लोग आदमी आगे आए, उनके कार्यक्रम को अटेंड करें। लीजिए, और मैं पांचोले जी का आर्यन यादव जी के माध्यम से स्वागत करवाना चाहता हूँ। पत्रकार का लेट नहीं होता। क्या बात है, हर बच्चा जय श्री राम ही कहेगा। जय श्री राम आप बोलेंगे। समय राम को लाने का चल रहा है, कोई राम को ला रहा है, कोई कहीं से क्या हो रहा है, लेकिन राम को लाना इतना आसान नहीं है। सारे विद्वान लोग बैठे हो, राम को लाने के लिए दशरथ, तीनों पत्नियां दशरथ की क्या मेहनत की हैं, सबको पता है। कितना बड़ा यज्ञ करना पड़ा था, तब इस धरती पे राम आए थे। और राम ने जन्म नहीं लिया है, राम अवतरित हुए हैं। ये सब लोग नहीं जानते, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। राम जब आए थे तब उनको तीनों माता, सबसे ज़्यादा माता का प्रशंसा जाएंगे लोग। फिर उन्होंने अलग अलग रूप अपना किया। फिर बालक चारों, उनके चारों भुजा, चारों अस्त्र, मुकुट, नाग, सब जो है अलग अलग रूप में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। मैं शॉर्टकट में बात कर रहा हूँ, इसलिए राम को लाने की कोशिश कोई मत करिए। राम अपने आप जब चाहते तब आते हैं और आएंगे। और वैसे भी राम की धरती है, राम को कोई आने से न मना कर सकता है। और उनको ठीक है, समय है, आप बात मानिए, मन की बात सुनिए, मन की बातों पे रहिए, सारी चीज़ें अच्छी है। क्योंकि पूजा जो होती है, जब राम को भी पूजा करनी पड़ी थी तो रावण को अपना आचार्य बनाना पड़ा था। और रावण ने कह दिया था कि तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ है, जो नहीं होगा वो हम लाएंगे। तो दुश्मनी भी रावण से सीखनी चाहिए। रावण दुश्मन होते हुए भी उतना बड़ा आचार्य था कि राम की पूजा करने के लिए सीता मैया को जाके उन्होंने कहा कि कल तैयार रहना, तुम्हारी राम का पूजा करनी है। और सीता जी ने जब सुना कि आचार्य है तो रावण को उन्होंने प्रणाम किया। और जब दोनों ने पूजा की और जब दोनों ने आशीर्वाद लिया तो रावण ने कहा कि जब मैं मरूंगा तब तुम मेरे सामने रहना राम। और वही इच्छा उन्होंने पूरी की। तो सारे आज जो चल रहा है माहौल ठीक है, माहौल के बारे में ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक राजा की अपनी अपनी विचार होते हैं। जो राजा कुर्सी पे बैठ जाता है वो अपने अपने हिसाब से चलता रहता है। कौन किसी को लेके आने की कोशिश करता है। जो खुद स्वयं को नहीं लेके आ सकता वो दूसरों को क्या लेके आएगा। जो स्वयं अधूरा रहेगा और दूसरों को क्या पूरा करेगा। लेकिन समय ऐसी है कि भाई सब वाहवाही कर रहे हैं, अलग बात है। दूसरी बात, मैं पत्रकार एकता फाउंडेशन का संस्था को जब बनाया तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे संस्था में 10,000 या 20,000 लोग कार्यक्रम आएंगे। जब मैंने संस्था बनाई थी तो हमारे पास से 2 ही 3 आदमी थे जिनसे मैंने विचार किया था। यादव जी थे, एक बहुत बड़े संपादक थे जो खुद संस्था छोड़ के चले गए, कर दिए। संस्था कोई भी बने, चाहे मेरी हो किसी और की हो, संस्था बनाना आसान है, संस्था को चलाना बहुत कठिन होता है। संस्था चलाते समय आपको हज़ारों अड़ंगे आएंगे, क्योंकि और ख़ास करके पत्रकारों की संस्था, दूसरी कोई संस्था हो तो आप 5 रुपया 20 रुपये की पावती फाड़ के गणपति बप्पा नवरात्र सब मना सकते हो। लेकिन पत्रकारों की संस्था में सब नहीं चलता है। इससे पत्रकार अलग अलग अपने मूड में रहते हैं, अपने अपने स्वाभिमान में रहते हैं। और पत्रकार कब रोता है, पत्रकार जब दूसरे पत्रकार को कब ढूंढता है, जब वो कहीं फंसता है, जब उसको लगता है कि अरे नहीं, तो उसको एक ही ताकत होती है कि मेरे पास बाइक है, मैं जहाँ पैडल मारूंगा जाऊंगा, शाम को 2-4 हज़ार 500 लेके चलाऊंगा, न्यूज़ बना दूंगा जन्मदिन का। तो उससे ज़्यादा पत्रकार बहुत कम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पत्रकारिता नहीं हो रही है, पत्रकार है, अच्छे पत्रकार है, बढ़िया पत्रकार है, जिनकी वजह से देश चल भी रहा है, टीका भी है। लेकिन बहुत बड़ी सोच ये है कि हमने इसलिए आपसे कहा कि पत्रकारों को सोचना है अब समय क्या चल रहा है। पत्रकार अपने तो समझ को चल रहे हैं, लेकिन अपने घर के भविष्य को सोच के कोई नहीं चल रहा है। सारे लोग 2 मिनट सुन लीजिए मेरी बात को, बाद में बात करिएगा कि समय आपका नहीं चल रहा है,
आपके परिवार का भविष्य कैसे चलेगा उस पर भी पत्रकारों को सोचना है। आप पेडल मार रहे हो, आप कहीं जाके 2 घंटे नेता के पास बैठ रहे हो, कोई ऑफिसर के पास बैठे हो, कब तक? जब तक आप हो। उसके बाद आपके बच्चों का भविष्य क्या और आपकी पत्नी का भविष्य क्या है, उसको कौन सी पेंशन मिलेगी, उसको कौन सा मेडिकल मिलेगा, उसको सरकार से कौन सी सुविधा दी जाएगी, पत्रकारों को नहीं पता है। क्योंकि पत्रकार वो जानना भी नहीं चाहता जब उसके ऊपर परेशानी होती है। हमारे यादव जी बैठे हैं, 20 साल से हम इनको जानते हैं, बहुत सहारा है। यह हमारे साथ रहते हुए बिना कुछ मदद किए भी इतनी मदद करते हैं कि हम संस्था उनके हमेशा ऋणी रहेगी। इन्होंने एक पत्रकार को 2.5 लाख की दवाई फ्री में दिलवाई, जोरदार तालियां होनी चाहिए। उस पत्रकार को पत्नी का इन्फेक्शन बढ़ गया था, पैर काटने की स्थिति आ गई थी। हमने उनको कहा सर जी ने कहा कि आप वो लिखित में दीजिए, और इन्होंने 2.5 लाख की दवा बिना 1 रुपया, दूसरा कोई आदमी होता तो 25-50 हज़ार रुपया कमीशन ले लेता, आधा ले लेता, 60-40 कर लेता, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तुरंत 2.5 लाख की दवा उस बंदे के घर पे पहुंचा दी। 3 बहुत बड़े पत्रकार थे जो बहुत बड़ी बात करते थे कि हमारी तो मंत्री मोदी, प्रधानमंत्री, सीएम के साथ सिवा हम किसी को मिलते नहीं है। 3-4 महीना अस्पताल में रहे, कोई ना मंत्री आया ना कोई संतरी आया मिलने को। फिर उन्होंने यादव जी को खोया, यादव साहब ने उनके घर पे 3 महीने का राशन दिया, दवा का खर्चा दिया, तब वो बोलने के लायक हुए। तो पत्रकारों, अभिमान मत करो, आपका जरिया है कमाने का, अलग अलग जरिया है, सबका अलग अलग विचार है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने संस्था इसलिए नहीं खोली है कि इसको करने के लिए, मैं पिछले 2096 से मैं पत्रकारों की मदद के लिए चला हूँ। मुंबई संध्या थे, मधुराज मधु करके संपादक थे, बहुत लोग जानते होंगे उनको। वो मेरे ऑफिस में आते थे, तब मेरी 3 पिक्चर बन रही थी। वहाँ पे आते थे, बैठते थे, बहुत सारे पत्रकार, शाम को महफिल जमती थी, खाते पीते थे, चले जाते थे। लेकिन शादी जब होती थी या कोई बीमार होता था तो उसके लिए किस प्रकार एक दूसरे का मुंह देखते थे, वो मैं देख के मैं महसूस कर सकता था कि अंदर की पीड़ा क्या है उनके अंदर। उसके लिए मैंने शुरू किया। 2000 से 2003 में हमारी यादव साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद संस्था ने काफ़ी लोगों को दवा के रूप में, दक्षिणा के रूप में, राशन के रूप में, कोरोना के समय में यादव जी ने 1000 पत्रकारों के घर पे राशन भिजवाया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, खुद नहीं, दूसरे से मदद करवा के, दूसरे के तीसरे से मदद करवा के, लेकिन 1000 नई मुंबई, कल्याण, डोंबिवली जैसे स्थानों पे पत्रकारों को उन्होंने भूखा नहीं मरने दिया। वो सिर्फ इसलिए कि संस्था के साथ जुड़े रहने से उनकी पीड़ा इनको समझाने के बाद उन्होंने मदद किया। आज भी सर ने 250 लोगों को बेघर हो रहे थे, कल्याण में रास्ते जा रहे थे, सरकार उनको एक घर नहीं दे रही थी। सर ने 3 साल, नवाब मलिक साहब को भले आज कुछ भी है, उनके ऊपर क्या दोष लग रहा है वो भविष्य की बात है, लेकिन